हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम हमारे पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा बेसिक्स, प्रत्यावर्तक क्या होता है, कैसी मशीन होती है, कैसे वर्क करती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। और आप जब तक पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो अगला आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए जब भी आप चैप्टर करें तो सीरियल वाइज कीजिए। प्रत्यावर्तक में आगे हम पढ़ते हैं आज प्रत्यावर्तक की आर्मेचर वाइंडिंग। प्रत्यावर्तक की आर्मेचर कुंडलन या वाइंडिंग, हिंदी में कहते हैं कुंडलन। ठीक है, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर, बार बार हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरह से आपको बता रही हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं कि अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार होती है, डीसी के समान ही होती है या डीसी से अलग होती है, या इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने जरूरी है। सबसे पहले तो हम पहला पॉइंट देखते हैं। एसी वाइंडिंग और डीसी वाइंडिंग का जो सिद्धांत है वो सेम होता है। एसी वाइंडिंग मैं ये लिखती इसीलिए हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सके और पूरा चैप्टर कंप्लीट होने पर आप उसको पढ़ें तो आपको समझ आ जाए। एसी वाइंडिंग और डीसी वाइंडिंग का सिद्धांत सेम है, मतलब जो वाइंडिंग करने का तरीका है वो सेम है। लेप वेव जो भी वाइंडिंग्स होती है, थोड़ा सा कुछ अंतर होता है, परंतु डीसी में क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है। डीसी मशीन जो होती है उसमें वाइंडिंग, ये शॉर्ट में लिखा हुआ वाइंडिंग प्राय क्लोज सर्किट होती है, क्लोज सर्किट या परिपथ होती है। जबकि एसी में वाइंडिंग बंद यानी डेल्टा कनेक्टेड तथा खुला परिपथ मतलब स्टार कनेक्टेड हो सकती है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्राय जो अल्टरनेटर होते हैं, प्राय अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक जो हैं स्टार कनेक्टेड ही होते हैं, स्टार कनेक्टेड ही होते हैं या स्टार में ही कनेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया मेन बेसिक्स हमारा। फिर अब हम देखते हैं कि क्या क्या घटक होते हैं। एक, जब भी हम कोई बाइंडिंग करते हैं तो कोयल, आप कोयल का मतलब समझते हैं, एक कुंडली है हमारे पास हर चीज का। आप ये पेन देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो आप देखो इसका एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। तो आप जो भी कोई एक चीज लेंगे उसके हमेशा दो सिरे तो होंगे ही होंगे ना, तो हम उसको कहेंगे कोयल बगलें कह सकते हैं, कुंडलन बगलें, या साइड कह सकते हैं, कोयल साइड कह सकते हैं। तो हम पूरी जितनी भी बाइंडिंग करेंगे वो पूरी की पूरी खांचों पे, पोल पे, कोयल साइड पे, कोयल की संख्या पर, इन पर डिपेंड करेगी। और ये किसको क्या कहते हैं ये हम देखते हैं आगे हम देखते हैं कि पोल पिच, फुल पिच और शॉर्ट पिच किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी एक पोल पिच या फुल पिच जिसको हम कहते हैं, अगर ये दोनों अगर इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री पर एंगल पर वाइंडिंग स्थापित है तो वो फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। और यदि 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल से कम है तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है।
अब हमें अधिकतम ईएमएफ चाहिए, तो हम फुल पिच या पोल पिच या फुल पिच जिसको कहते हैं, जो 180 डिग्री एंगल पर स्थापित होती है। तो अगर हमें मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए तो फुल पिच जो बराबर एक पोल पिच बराबर 180 डिग्री एंगल पर स्थापित है, और सेकंड हमने लिखा है शॉर्ट पिच जो 180 इलेक्ट्रिकल एंगल से कम है, डिग्री से कम है, तो शॉर्ट पिच कहलाएगी। ये क्या करेगी, ये इसकी जो वेव होगी वो साइन वेव होगी, पर ईएमएफ कम जनरेट करेगी, ईएमएफ कम होगा शॉर्ट पिच का, लेकिन जो वेव आएगी वो साइन वेव होगी, तथा इसकी जो यांत्रिक सामर्थ्य होगी शॉर्ट पिच की, तथा यांत्रिक सामर्थ्य जो होगी स्ट्रॉन्ग होगी। शॉर्ट पिच की बहुत सारी विशेषताएं और लाभ हैं, शॉर्ट पिच करने के फायदे भी हैं। फुल पिच में बस ये है कि ये पूरा पूरा जैसे एक पोल है, तो एक पोल के नीचे जो खांचा है उसके अंदर मतलब इस तरीके से ये हो सकता है, एक पोल है हमारे पास, दूसरा पोल ये है, ये वाइंडिंग इस तरीके से पूरा 180 डिग्री एंगल पर ये कनेक्ट हो सकता है, तो कोयल का वन साइड और सेकंड साइड। तो और जैसे हमारी शॉर्ट पिच चलती है, यहाँ पर खत्म हो गई, फिर यहीं से दूसरी, तो इसकी यांत्रिक सामर्थ्य जो होती है वो उच्च होती है। दूसरा, शॉर्ट पिच में तांबे की बचत होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली में खत्म हो गई, यहाँ पर दूसरी कोयल का स्टार्ट कर दिया गया। दूसरा, ईएमएफ जो होता है वो साइन वेव होता है, जबकि फुल वेव में क्या होता है, फुल पिच में क्या होता है, थोड़ा साइन वेव से डिफरेंट होता है। हमें क्या चाहिए, एसी शुद्ध चाहिए, तो इसके लिए शॉर्ट पिच ज्यादा अच्छी होती है। दूसरा, शॉर्ट पिच करने से एक तो उसकी तांबे की बचत हो गई, ईएमएफ ज्यादा अच्छा होता है, यांत्रिक शक्ति बढ़ जाती है, और एक जो विरूपण और हार्मोनिक्स जो दोष होते हैं, मतलब डिस्टोर्शन या फिर जो कहते हैं विरूपण, जो आगे देखेंगे हम, हार्मोनिक्स को कम करता है। कौन? ये सब लाभ हैं शॉर्ट पिच के। हानि इसमें सिर्फ यही है, एक ही हानि है, शॉर्ट पिच में सिर्फ ईएमएफ जो होता है वो कम जनरेट होता है, ईएमएफ कम प्रेरित होता है। ये हो गया हमारा शॉर्ट पिच फुल पिच का अंतर। एक पोल पिच हम ये कोई अगर आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एक पोल पिच इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल, और इसी को फुल पिच कहा जाता है। और शॉर्ट पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल से जो कम वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहा जाता है। क्या अंतर है आप देख लिए, इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है वो साइन वेव नहीं होता है प्योरली, मतलब थोड़ा सा उसका जो तरह वेव आती है वो थोड़ी डिफरेंट आती है, जबकि शॉर्ट पिच में साइन वेव होती है। बस इसका एक ही मतलब डिसएडवांटेज है कि इसमें जो ईएमएफ होता है वो बहुत कम होता है या फिर कम जनरेट करती है। अब आगे हम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। आगे हम देखते हैं कि कौन सी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या होती है सिंगल लेयर, क्या होती है डबल लेयर, क्या होती है। अब देखो, आर्मेचर कोड में जब एक खांचे में एक कोयल साइड, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कोयल साइड क्या होती है। ये मेरे पास पेन है, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, आप इसको एक तार के रूप में इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक खांचे में एक ही कोयल साइड है, ये मेरे पास ये खांचे हैं, अगर कोयल का एक ही है, दूसरा इसमें जा रहा है, तो ये मतलब एक इसमें हो गया, सेकंड इसमें हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर आर्मेचर क्रोड में एक खांचे में एक कोयल साइड, एक खांचे में एक कोयल साइड या कोयल की बगल, तो वो कहलाएगा सिंगल लेयर वाइंडिंग। ओके, अगर इसी तरह हर खांचे में दो कोयल साइड हो, अगर मैं एक कोयल और यहाँ पर हो, ये इस तरीके से, ये हो गई डबल लेयर। एक खांचे में दो कोयल साइड, तो वो कहलाएगी डबल लेयर।
ये आपको समझ आ गया कि सिंगल लेयर किसे कहते हैं और डबल लेयर किसे कहते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी अल्टरनेटर होते हैं मोस्टली, जो प्रत्यावर्तक या अल्टरनेटर जो मैंने ऊपर बताया है, स्टार कनेक्टेड होते हैं। क्यों होते हैं स्टार कनेक्टेड होते हैं? क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। साथ ही सप्लाई के 4 तार जिसमें एक न्यूट्रल पॉइंट को अर्थिंग किया जा सकता है। इसमें क्या होते हैं स्टार में, साथ ही क्या होते हैं सप्लाई के 4 तार जिसमें न्यूट्रल पॉइंट को भूसंपर्कित या अर्थ किया जा सकता है। ये तो अभी तक तो बेसिक्स चल रहा है कि अल्टरनेटर में क्या क्या चीजें होती है, क्या अल्टरनेटर कैसे, वाइंडिंग में क्या क्या घटक होते हैं, पोल पिच किसे कहते हैं, फुल पिच किसे कहते हैं, शॉर्ट पिच किसे कहते हैं, ये सब आगे हमारी वाइंडिंग्स में काम आएंगे। एक खांचे में कितनी साइड्स कोयल साइड जाएगी तो एक खांचे में एक कोयल की साइड जाएगी तो सिंगल लेयर, 2 जाएगी तो डबल लेयर कहलाएगा। अल्टरनेटर मोस्टली किस में कनेक्टेड होते हैं? स्टार में कनेक्टेड किए जाते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। और दूसरा ये भी है फायदा कि सप्लाई के 4 तार आते हैं जिसमें एक न्यूट्रल को अर्थ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ, मतलब कितने भागों में आर्मेचर वाइंडिंग को बांटा गया है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का वर्गीकरण, आर्मेचर वाइंडिंग का वर्गीकरण। देखो वाइंडिंग 2 तरह की हो सकती है। पहला सिंगल फेज, सेकंड 3 फेज, है ना। सिंगल फेज की वाइंडिंग को कोई प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि 3 फेज से ही हम सिंगल फेज ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिख लो, यह वाइंडिंग मतलब सिंगल फेज वाइंडिंग कभी प्रयोग नहीं की जाती। ये मैंने इसलिए 2 वर्गीकरण लिखा है, सिंगल फेज और 3 फेज। हम जब सिंगल फेज को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें 3 फेज को समझने में आसानी होगी। इसलिए हम थोड़ा समझने के लिए हम पहले सिंगल फेज सप्लाई को देखते हैं। अब सिंगल फेज इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि 3 फेज से हम क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो 3 फेज स्टार कनेक्टर अल्टरनेटर होता है उसके मतलब फेज एक न्यूट्रल होता है, जो अभी मैं जस्ट बता चुकी हूँ आपको। सिंगल फेज में एक न्यूट्रल के माध्यम, एक फेज और एक न्यूट्रल से हम सिंगल फेज ले सकते हैं। जो ये 3 फेज में जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है उसमें क्या होते हैं, 4 वायर होते हैं, जिसमें 3 फेज एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो एक फेज और एक न्यूट्रल से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल फेज सप्लाई ले सकते हैं। इसलिए सिंगल फेज वाइंडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस हम समझना चाहते हैं तो आसान हो जाएगा समझने के लिए, इसलिए हम पहले सिंगल फेज सप्लाई को सिंगल फेज वाइंडिंग को समझते हैं। अब हम वापस से, हमने डीसी जनरेटर पढ़ा था तो लेप और वेव वाइंडिंग के बारे में हम इन नामों को तो जानते ही हैं कि कैसे लेप वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग होती है। कि वेव वाइंडिंग कब की जाती है, जब मैक्सिमम ईएमएफ की आवश्यकता हो, और लेप वाइंडिंग में लो ईएमएफ जनरेट होता है। तो हम अल्टरनेटर में देखते हैं, क्योंकि अल्टरनेटर भी क्या है, एक एसी जनरेटर ही तो है। ये एसी जनरेटर है, वो डीसी जनरेटर था। तो दोनों का कंपैरिजन करके तो दोनों की वाइंडिंग भी लगभग समान होगी। तो एसी में जो अल्टरनेटर होते हैं, एसी में अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक लेप और वेव में समान ईएमएफ जनरेट करते हैं, समान ईएमएफ जनरेट करते हैं। जबकि डीसी में क्या होता है, ये डबल स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट है। एसी में अल्टरनेटर लेप और वेव वाइंडिंग दोनों में जो ईएमएफ जनरेट करते हैं वो समान होता है, जबकि डीसी में
जबकि डीसी में वेव वाइंडिंग में मैक्सिमम ईएमएफ तथा लेप वाइंडिंग में लो ईएमएफ जनरेट होता है। अगर आपने डीसी जनरेटर पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि कौन सी वाइंडिंग कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, वेव वाइंडिंग कहाँ इस्तेमाल की जाती है और लेप वाइंडिंग कहाँ इस्तेमाल की जाती है। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लेप वाइंडिंग जो होती है सरल होती है और अधिकांश अल्टरनेटर लेप वाउंड ही होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेप वाइंडिंग सरल होने के कारण अधिकांश अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक लेप वाउंड होते हैं। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम देखते हैं जो सिंगल फेज वाइंडिंग होती है वो कितने तरह की होती है, क्योंकि आपके आईटीआई में सीधा क्वेश्चन होता है कि मतलब कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होती है, किस तरह बहुवर्त अर्धवर्त कुंडलित क्या होती है। तो आपके ये कुछ पॉइंट्स सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होती है, किस तरह की होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है। तो जो आपको ये कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे कि सिंगल फेज वाइंडिंग कितने तरह की होती है, थ्री फेज वाइंडिंग कितने तरह की होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम बेसिक्स देख लेते हैं। सिंगल फेज वाइंडिंग, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज वाइंडिंग, कितने तरह की होती है हमारी सिंगल फेज वाइंडिंग। पहले तो इनके नाम। फर्स्ट, एकत्रित वाइंड कुंडलन। एकत्रित वाइंडिंग को कुंडलन कहते हैं हिंदी में। और एकत्रित कुंडलन या कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। सेकंड है वितरित कुंडलन। वितरित कुंडलन जो है वितरित करना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ये हो गया। तो अब इनको भी, अब ये दो तरह की वाइंडिंग है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और वितरित वाइंडिंग। अब इन वाइंडिंग को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब एकत्रित वाइंडिंग खुद कितने तरह की होती है। फर्स्ट, वेव वाइंडिंग। सेकंड, जिनको कहते हैं बहुव्रत, एक ही है पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। बहुवर्त, अर्ध कुंडलित या हेमीट्रॉपिक वाइंडिंग वाइंडिंग। ये अलग अलग नाम आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी। ये एक ही वाइंडिंग को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। फर्स्ट है वेव वाइंडिंग, दूसरी बहुवर्त या मतलब जो ज्यादा टर्न देके अर्धकुंडलित इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि आर्मेचर के आधे भाग को ढकता है, तो अर्धकुंडलित या हेमीट्रॉपिक, इसका भी यही मतलब है। ठीक है। तीसरा प्रकार है संपूर्ण कुंडलन। संपूर्ण यानी हुल, पूरी, संपूर्ण कुंडलन। चौथा है लेप वाइंडिंग, जो आप नाम जानते हो। ये 4 तरह की वाइंडिंग है। एकत्रित कुंडलन के अंदर भी इसको 4 भागों में बांटा गया है।